क्या कहता है कि सिंटैक्स इज अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द वर्ड इन अ फ्रेज एट सेंटेंस। सिंटैक्स इज अ टूल यूज टू राइटिंग प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। फिर क्या कहता है, नेटिव स्पीकर ऑफ लैंग्वेज लर्न करेक्ट सेंटेंस विदाउट रियलाइजिंग। अब नेटिव स्पीकर जो होता है ना, मतलब हमारे छोटे बच्चे जो हैं वो खुद ब खुद ये अरेंजमेंट जो है वो जानते हैं। जब वो सेंटेंस बोलते हैं तो वो बड़े ज़बरदस्त बोलते हैं। और आपने देखा होगा जब बच्चा एक उर्दू बोलता है, हम उसे सिखाते हैं, तो बच्चा जो है वो आम जिसने सीखी होती है उर्दू से उससे अच्छी बोल रहा होता है। खुद उसे पता चल जाता है कि सब्जेक्ट को मैंने ऐसे यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगाना है, वर्ब को ऐसे लगाना है। सो इट इज़ इन द नेटिव स्पीकर, दिस अरेंजमेंट इज ऑलरेडी इन देयर innate capability. They don't need to go for a school to learn this. I've already told you there is a difference between acquisition of language and learning a language. When you go to college, university, you take admission and formally take classes. This activity is known as learning. But when you learn from environment, you are exposed to environment, you go with the friend, you hang out with friend, and after that you learn language. This activity is known as acquisition of language. ये acquisition है। और जैसे स्टीफन क्रैशन को मैंने आपको उसको SLA थ्योरी मैंने आपको उसकी बताई थी, उसकी 5 हाइपोथेसिस बताई थी, शायद वो आपने नहीं सुना। नाजिया आपने नहीं सुना तो मैं आपको सेंड करूंगा क्रैशन थ्योरी। ओके सर, आपने उसको आपने सुनना है। उसमें वो बताता है 5 हाइपोथेसिस उसने बताई, कहता है कि लैंग्वेज जो है ना वो हम एक्वाजिशन के थ्रू होती है। कहता है कि बहुत सारी, और कहता है कि ये अनकॉन्शियस, ये टोटली अनकॉन्शियस एक्टिविटी है। यानी कॉन्शियस हम बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, देखे बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो ऐसे हम कॉन्शियसली याद करने की कोशिश करते हैं। मतलब 10-12 वोकैबुलरी के वर्ड लिख लेते हैं लेकिन याद नहीं होते। क्रैशन कहता है कि हम बहुत सारे वर्ड्स जो हैं वो अनकॉन्शियसली बोलते हैं। मतलब vocabulary in my mind, I know it looks to me it is just a unconscious approach, not a conscious. मैंने जो वर्ड मेरे मुंह से निकलते हैं वो ऐसे लगता है कि पता नहीं मैंने कब के वो कहाँ सीखे हैं, कोई याद नहीं होगा, but they are in our mind. I will told you in psychoanalysis there is a conscious, there is a subconscious and there is unconscious. हमारे माइंड का रिसर्च ये शो करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई 5% जो हिस्सा है वो कॉन्शियस में है, और 95% जो है वो सारा सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है। मतलब ये जो एक्टिव मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, एक्टिव मेमोरी जो होती है आपकी एक्टिव, वो आपका क्या है, कॉन्शियस है, जो हम एक्शन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन सब कॉन्शियस ने बेचारे ने वही करना है जो कॉन्शियस के अंदर पड़ा हुआ है। मतलब आपका जो सब कॉन्शियस है वो एक कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग मशीन है, ठीक है, वो रिकॉर्ड करता जा रहा है। ये साइकोएनालिसिस की थोड़ी सी टर्म बता रहा हूं। जो इसके अंदर आप भरते जा रहे हैं, ये भर गया, ठीक है। अब ये बेचारा कुछ नहीं कर सकता। अब कॉन्शियस बेचारा इस पे डिपेंड करता है। जब भी उसने डाटा उठाना तो यहां से ही है। यहां इतनी समझ आई? हम कहते ना कि यार वो बंदा बड़ा शिद्दत पसंद है, वो बंदा लड़ने को दौड़ पड़ता है, वो तो यार इतना डॉगमेटिक है। वो भाई ये हुआ है उसके साथ, उस बेचारे के सब कॉन्शियस में इतनी ऐसी चीज़ें भरी हुई हैं कि वो बेचारा डाटा उठाता ही यहाँ से, डॉगमेटिक हो गया। किसने बनाया? सोसाइटी ने बनाया। हम मैक्सिमम चीज़ें कहाँ से लेते हैं? सोसाइटी से लेते हैं। अगर आप एग्जिस्टेंशलिस्ट फिलॉसफी को पढ़ें या एग्जिस्टेंशलिस्ट और एग्जिस्टेंशलिज्म को समझें तो आपको पता चलेगा कि वो कहते हैं कि भाई जो मीनिंग हमें दिए हुए हैं लोगों ने, ये किसके दिए हुए हैं? सोसाइटी के दिए हुए हैं, लोगों के दिए हुए हैं, इंस्टीट्यूशन के दिए हुए हैं, पेरेंट्स के दिए हुए हैं। हमने अपने क्या किए? हमने खुद क्या किया? हमने देखे बहुत सारे ऐसे अकायद हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोसाइटी, एक हिंदू है तो उसके सब कॉन्शियस में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं वो वही उठा के लोगों के सामने बताता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी बंदे से बोलते हैं तो हमें पहले पता चल जाता है इसने ये कहना है, क्योंकि हमने उस रसाई उसके सब कॉन्शियस तक कर ली है, पता चल गया है। तो सिगमंड फ्रायड ने साइकोएनालिसिस थ्योरी दी थी, मैंने वो भी आपको उस पर भी लेक्चर दिया हुआ, उसको भी गौर से सुने। अपने आइडिया को अपडेट करें। जहां पैदा हुआ वहां ही मर गया, क्या प्रोग्रेस की आपने? आप इस दुनिया में आए हैं तो यू शुड लर्न समथिंग न्यू फिलॉसफी, न्यू नॉलेज। तो ये सारी गेम जो है
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस की है, ये साइको एनालिसिस में आपको पढ़ाई जाती है। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द राइटर्स ऑफ द स्पीकर सेंटेंस क्रिएट अ फॉर्मल इनफॉर्मल लेवल ऑफ द डिस्टिंक्शन दैट प्रेजेंटेड टू द ऑडियंस। ये सारा अरेंजमेंट और ये फॉर्मेशन सेंटेंस की फ्रेज लेवल पे, सेंटेंसेस लेवल पे उनको कंबाइन करना, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट को इकट्ठा करना, ये सारा प्रोसेस क्या आपका कहलाता है, सिंटैक्स में आता है। और उसी के अंदर ही हम स्टडी करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस को कि ये कॉम्बिनेशन, ये फॉर्मेशन हो कैसे रही है। आप देखिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आएगी। हमने ये सारे डिस्कस कर लिए, इधर आए ज़रा। In today's session, you are going to learn what is IC analysis, because I'm not going to teach you long and short vowel. I'll be teaching you later what is IC analysis and what are the limitation of IC analysis, difference between IC analysis and phrase structure, grammar, इसको लेबलिंग किसने दी थी, क्या इशू थे, इसके बारे में हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए, एक सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस के अंदर क्या होता है, एक वर्ब फ्रेज होता है और ये प्रेपोजिशन फ्रेज है। आप देखें, ये क्या है, वर्ब है। वेलकम टू द सिंटैक्स, मैं आपको ये कहता हूँ कि वेलकम टू द सिंटैक्स, वेलकम टू द क्लास। तो अगर हम इसको भी एनालाइज करें फौजिया, तो इसके अंदर भी देखें, पहला वेलकम जो है वर्ब है, आगे जो है टू सिंटैक्स, ये क्या प्रेपोजिशन फ्रेज है। ठीक है, हम मॉडर्न ग्रामर के अंदर हम नाउन को क्या कह सकते हैं, एक नाउन को हम नाउन फ्रेज कह सकते हैं। ये देखें, ये नाउन कहा हुआ है, इसको नाउन को मैंने नाउन फ्रेज को मैंने नाउन को क्या कहा, नाउन फ्रेज। प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन फ्रेज, वेलकम यानी वर्ब को वर्ब फ्रेज कह सकते हैं आप। तो ये क्या है, सिंटैक्स आपका नाउन फ्रेज है, टू जो है ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, और वेलकम जो कि वर्ब है उसको हम वर्ब फ्रेज, और इसने फॉर्म किया है एक सेंटेंस। नाजिया, यहाँ तक कोई मसला हो जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं? नो सर, इट्स क्लियर। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, टॉम पुश द कार। लेट्स एनालाइज इट, इसको एनालाइज करते हैं। द टॉम, बल्कि मैं कोई और सेंटेंस आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ। फौजिया, आप कोई सेंटेंस बोल दें। ही, चले मैं कर देता हूँ। Ali is going to school. यस, अली, सिंपल सा कर, अली गोज टू स्कूल। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास एक फिक्रा है, सेंटेंस है। तो इस सारे को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। ठीक है, और ये क्या है, ये नाउन है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है, ये क्या है इसका, ये भी नाउन है। ठीक है, इसको मैं नाउन फ्रेज कह सकता हूँ, इसको मैं प्रेपोजिशन फ्रेज कह सकता हूँ, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, वर्ब फ्रेज कह सकता हूँ, इसको हम नाउन फ्रेज अगेन कह सकते हैं। तो हमारी जो इसकी स्टडी है, कॉन्स्टिट्यूएंट की स्टडी है, कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस की स्टडी है, वो इतनी स्टडी है, ये इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगी। लेकिन फिर आगे जब हम सिंटैक्स के लेवल पे, फ्रेज स्ट्रक्चर लेवल पे उसको एनालाइज करेंगे, तो फिर हम उसको देखेंगे। अब देखिए, टॉम पुश द कार, टॉम जो है वो हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है, और ये पुश जो है ये वर्ब है, और इसको मैंने किससे मिला दिया, वर्ब फ्रेज से। दा क्या है, डिटर्मिनर भी इसको कहते हैं, आर्टिकल भी कहते हैं। मॉडर्न ग्रामर में आजकल डिटर्मिनर कहते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, DET लिखा होगा। दा कार नाउन है। अगर डिटर्मिनर और ये दोनों मिल जाएं नाउन, तो ये फॉर्म किसको करते हैं, दोनों मिलके नाउन फ्रेज को। ठीक है, और इसी तरह प्रेपोजिशन के साथ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएंगे, हम उस सारे को क्या बुला सकते हैं, प्रपोजिशन फ्रेज कह सकते हैं। ठीक है, हेड हम फाइंड करते हैं कि हेड कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पर, अब कौन कौन से हेड होते हैं इंग्लिश में, एक तो नाउन फ्रेज हेड होता है। ठीक है, और दूसरा फौजिया वर्ब फ्रेज हेड होता है। ये कल मैं आपको एक और कराऊंगा इसी के ऊपर इंशाल्लाह। और उसके बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज को भी हम हेड कह सकते हैं। ठीक है, Excuse me, sir. यस, This head is somehow not clear to me. Can you just talk on it a bit? व्हाट इज हेड?
Head, yes. व्हाट, यस, हेड का मतलब होता है कि जो पूरे फिक्रे के अंदर प्रोमिनेंट होता है, जो पूरे दूसरों को क्या कर रहा होता है कि दूसरे 3-4 उसके ऊपर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हो। Noun phrase like a verb phrase. नाउन फ्रेज, वर्ब Group of- फ्रेज। अब देखें ये यहाँ पे हेड है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी हेड है। तो जो दूसरे ऐसे लग रहा होता है, फील होता है कि बंदे को ये दूसरे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इन्हिसार कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आम कहा जाए तो जितने भी हमारे मतलब वो वर्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे कंटेंट वर्ड होते हैं वो हेड होते हैं। आप सिंपली याद कर लें कि जो कंटेंट वर्ड है, कंटेंट वर्ड कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास होते हैं कंटेंट वर्ड, और फौजिया दूसरे मैंने आपको क्या बताए थे, याद करें, कंटेंट वर्ड और दूसरे। मैं खुद जानबूझ के फौजिया छोड़ता हूँ कि मैं नॉलेज चेक करता हूँ कहीं भूल तो नहीं गई, कहीं सब कॉन्शियस में चीज़ पड़ी हुई है, मुझे पता है सब कॉन्शियस में पड़ी हुई है, डिस्कस नहीं हुई बार बार, तो वो कहाँ चली गई, अनकॉन्शियस में चली गई है। Functional word. फंक्शनल वर्ड, ये मैं इसलिए बार बार डिस्कस करता रहता हूँ ताकि वो सब कॉन्शियस का हिस्सा रहें, और जैसे ही पेपर सामने आए फौजिया के और फौजिया फ़ौरन उठा ले वहाँ से। हमारा माइंड तो अनलिमिटेड है, यकीन माने। मैं क्यों मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ? मैं पहले मैं कहता था, मैं फौजिया कहता था कि क्या ज़रूरत है, ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग, लेकिन मुझे पता चला कि माइंड के अंदर कैपेसिटी तो लिमिटलेस है, ये तो हम उसको यूटिलाइज नहीं करते। टॉक अबाउट योर ब्रेन, your brain is having 100 billion cell, more than 100 billion cell, and what is the population of this world? 7.8 billion according to November 2020 survey. check on Google. हम तो एक कायनात लेकर अपने माइंड के अंदर फिर रहे हैं भाई, लिमिटलेस पावर है। कोई बंदा, कोई मर्द हो, औरत हो, कोई औरत ये नहीं कह सकती कि मैं फीमेल हूं, वो मेल है, ये ज्यादा ताकतवर है। भाई माइंड की पावर एक जैसी है, मसल पावर ही है ना एक मेल के पास, और क्या है? इसीलिए लोग कहते हैं ना, यस, एम आई राइट? Yes, sir, you are right. यही चीज है, और क्या? माइंड तो एक जैसा, उसके अंदर भी उतने ही सेल हैं, ब्रेन के अंदर, उसके अंदर भी इतने ही सेल है, तो भाई फिर क्या डिफरेंस है? ये तो हम लोगों ने एक बनाया हुआ है, हो नो तुम फीमेल हो, तुम पढ़ नहीं सकती, तुम ये नहीं कर सकती। यू कैन डू एवरीथिंग बिकॉज यू कैन गिव आंसर दैट योर सेल और माई सेल आर इक्वल। भाई मेरे और तुम्हारे सेल एक, जस्ट तुम ताकत, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी ताकत ही ज्यादा, और क्या कर लोगे? ताकत की तो आजकल गेम ही नहीं है। आजकल तो सारा हर चीज़ जो है वो टेक्नोलॉजिकल हो गई है भाई, ताकत की ज़रूरत तो अब टेक्नोलॉजी को मैनेज करना ही बस पावर है। वो भी ख़त्म होगी। मर्द के पास एक ही पावर थी कि भाई वो बड़ा जी, वो मेल है, वो बहुत ये है, ताकतवर है, क्या हो गया? वो भी टेक्नोलॉजी ने ख़त्म कर दी। एक फीमेल पढ़ी लिखी हो तो वो 1000 मेल जो हैं उसके आगे बैठे होते हैं पढ़ने के लिए। तो यू आर फीमेल, बी कॉम्पिटेंट, योर ब्रेन सेल एंड मेल ब्रेन सेल सेम, यू कैन गिव लॉजिक, रेट्रिक, आई कैन compete with you. I'm a female, I can compete with you. मैं आपसे कोई लेस नहीं हूं। अच्छा जी, ये देखें, ये भी एक बनी हुई है, इसको भी हम देखते हैं। Sir, I'm very द sorry. बॉय, Because, यस जी, I have to go and my family they waiting for me. Please, I'm very ठीक है sorry. Thank you, sir. फौजिया, यू आर मोस्ट वेलकम। आप I जाएं will और send you एंजॉय today, करें। sir, this which I have prepared on IC and functional or other. वेरी नाइस। I'll send ये you. मुझे वो टेस्ट थोड़ा सा देते रहे ना तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है, क्योंकि मुझे तो सारा दिन कहें तो मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। असल में बच्चे की प्रैक्टिस हो तो पता फिर ही चलता है। मैं थोड़ा सा नाजिया को गाइड कर देता हूँ, तो बाकी मैं आपको रिकॉर्डेड सेंड कर दूंगा, आप एंजॉय करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। वेलकम। ये थोड़ी सी है असाइनमेंट है, इतनी बड़ी नहीं है, मैं वो पढ़ा देता हूँ। चलो नाजिया के कंसेप्ट कुछ क्लियर हो जाएंगे, आपके तो पहले भी हैं। ये एक देखें, हमारे पास एक सेंटेंस है, द बॉय विद रेड
द बॉय विद रेड शॉर्ट्स kicked the ball and scored a goal. ये शर्ट होगा आई थिंक। Yes, sir. ठीक है, हम इसको एनालाइज करते हैं। लेट्स एनालाइज। इसको हम एनालाइज करेंगे तो हमारे काफ़ी कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है ये, और ये है हमारे पास आर्टिकल। पहले तो हमें एनालिसिस आना चाहिए, मैं आपको खुद यहाँ पे करके देता हूँ। ये है डिटर्मिनर कह लें या इसको मैं आर्टिकल कह सकता हूँ। ठीक है, बॉय नोन है, ये इसका क्या है, ये हम एनालिसिस कर लिक्सिकल एनालिसिस कर रहे हैं। ये क्या है, प्रेपोजिशन। ठीक है, और ये क्या है, रेड एडजेक्टिव, किसी की सिफ्त। ये क्या है, शर्ट नाउन। ये क्या, किक्ड वर्ब। ये क्या, द आर्टिकल या डिटर्मिनर। ये क्या, बाल नाउन। ये एंड क्या, कंजक्शन। स्कोर्ड फिर वर्ब, आ आर्टिकल, गोल नाउन। आपको पता, ये हमने एक इसका एनालिसिस कर लिया है कि ये हमारे पास ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, द आर्टिकल, मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनर और नाउन दोनों मिलके फॉर्म करते हैं नाउन फ्रेज को। और इसी तरह अगर प्रेपोजिशन के साथ कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वो सारे मिलके किसकी हेडिंग के नीचे आ जाएंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज के नीचे। उसके ऊपर फिर आ जाएगा नाउन फ्रेज, उससे हम ब्रेक करते जाएंगे। चले हम इसको पहले इतने सेंटेंस को एनालाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास एक सेंटेंस है और इससे निकला नाउन फ्रेज। ठीक है, द बॉय विद द रेड शर्ट। नाजिया, नाउन फ्रेज को मैंने जब ब्रेक डाउन किया तो मैंने उससे एक और नाउन फ्रेज निकाल लिया। ठीक है, उसको एनालाइज करने के लिए। चूंकि ये विद द रेड जो है, ये सारा क्या है, ये एक हमारे पास प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और नाउन फ्रेज मैंने बताया आपको हेड होता है। जो भी ऊपर आएगा, ये जो नीचे आ रहे हैं, ये इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है। मतलब यहाँ से सेंटेंस है एक पूरा, इसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, और इसके बाद जो आ रहे हैं ये इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट है। ये सारे ऐसे चलते आ रहे हैं और ये अल्टीमेटली यहाँ तक पहुँच गए। तो अब देखिएगा, नाउन फ्रेज को मैंने ब्रेक डाउन किया, फिर नाउन फ्रेज निकाल लिया। और जो चीज़ हम, यानी नाउन फ्रेज, ये मेन उसका नाउन फ्रेज है। अगर मैं इसे बार बार लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको नाउन फ्रेज ऐसे डैश डाल सकता हूँ, इसके ऊपर डैश डाल दूँ या उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी बना दूँ, ये भी रूल है। नाउन फ्रेज और फिर प्रेपोजिशन फ्रेज को ब्रेक डाउन किया, मजीद एक प्रेपोजिशन और फिर नाउन फ्रेज उसके, क्योंकि उसके आगे भी कोई चीज़ थी, रेड शर्ट। तो मैंने नाउन फ्रेज को मजीद ब्रेक डाउन किया तो एक एडजेक्टिव निकल आया और एक उससे नाउन निकल आया। इसी तरह हम नीचे चलते आएंगे। ये प्रेपोजिशन, इसको प्रेपोजिशन से मिला दिया। ये नाउन फ्रेज द बॉय जो है, ये क्या है, ये डिटर्मिनर, और ये क्या है, नाउन। मैंने आपको बताया कि अगर डिटर्मिनर और नाउन जो है दोनों मिलें तो ये मिलके क्या फॉर्म करते हैं, नाउन फ्रेज। और इन दोनों से हमने ये निकाल लिया। इसी तरह जो इसका नेक्स्ट है सेंटेंस पार्ट का, उसको हम करते हैं वर्ब फ्रेज को एनालाइज करते हैं। ये देखें, ये वर्ब, क्योंकि सेंटेंस से मेन मैंने आपको बताया जो हेड होते हैं वो नाउन फ्रेज हैं, वो वर्ब फ्रेज हैं, यही होते हैं, या प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, ये फिर नीचे आते हैं। अब ये देख लें, सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ें हैं, नाउन फ्रेज। पहले मैंने इससे नाउन फ्रेज निकाला और एक वर्ब फ्रेज। अब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इससे मैंने एक वर्ब निकाल लिया और एक क्या निकाला, नाउन फ्रेज। ये देखें, ये वर्ब है और ये द बाल है। द बाल को जब मज़ीद हमने तोड़ा तो उसके अंदर से हमें एक डिटर्मिनर मिल गया और एक बाल मिल गया। इसी तरह कंजक्शन है, मज़ीद भी उसके अंदर कंडीशनल सेंटेंस था, तो कंजॉइंट सेंटेंस था, तो ये हमारे पास क्या बन गया, कंजक्शन एक साथ निकला, उसको मैंने उसके साथ मिला दिया। उसके बाद एक और वर्ब भी आगे था, तो इसी तरह सेंटेंस से ये वर्ब निकला और इसको मज़ीद ब्रेक डाउन किया, स्कोर्ड। और नॉन फ्रेज को जब हमने मज़ीद किया तो उसके अंदर से मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि डिटर्मिनर और नाउन दोनों मिलके फॉर्म करते हैं नाउन फ्रेज को। ये देख लें, ये छोटा सा एक एनालिसिस है। अभी तो हम इसके बारे में और भी चीज़ें देखेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी समझ नहीं आता, थोड़ा सा
इसको सीखना पड़ता है, ये तो इब्तिदा है। यहाँ पे देखें, इन लिंग्विस्टिक सिंटैक्स रेफर टू रूल्स दैट गवर्न ऑलवेज, किस चीज़ पे, वे गवर्न्स द वे इन विच वर्ड्स कंबाइन फॉर्म, कैसे करते हैं, बनाते हैं। फॉर्म का मतलब होता है बनाना, फ्रेज, क्लास, सेंटेंसेस। द टर्म सिंटैक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, यानी सिंटैक्स कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से, और इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, अरेंज करना, इकट्ठा करना किसी चीज़ को, अरेंज टूगेदर। द टर्म इज आल्सो यूज्ड टू मीन टू स्टडी द सिंटैक्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लैंग्वेज, सिंटैक्टिक प्रॉपर्टी। अब ये देखिएगा, द डॉग विल रन इन दैट फील्ड। दा जो है वो क्या है मेरे पास, दा क्या है, आप मुझे खुद बताएं ये चीज़ें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये डिटर्मिनर क्या होता है, इसको हम आर्टिकल भी कह सकते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं, दा और एन और ए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डॉग जो है वो नाउन है, विल क्या है, टेंस है, ठीक है, टेंस को शो करता है, विल शैल, और उसके बाद रन क्या है, वर्ब है, और ये इन जो है प्रीपोजिशन है, दैट क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनर है, ठीक है, और ये क्या है, नाउन। डिटर्मिनर मीन कि वो किसी चीज़ को क्या करता है, उसके बारे में कुछ बताता है हमें, दैट फील्ड डिटर्मिन करता है उसको। यहाँ पे देखें थोड़ा सा डेफिनेशन को, मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर, लेट मी ऑफ दिस। In linguistic immediate constituent analysis, IC analysis is method sentence analysis that was first mentioned by Leonard। मैंने आपको पहले बताया कि लीनर ब्लूमफील्ड जो है उसने इसको सबसे पहले कॉइन आउट किया, इसका बताया। उसके बाद ये रोलन जो वेल है, इसने इसको मज़ीद एक्सटेंड किया, और मज़ीद इस स्टडी को किसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया, नोम चॉम्स्की के वर्क के ऊपर इसी प्रैक्टिस को किया गया, मज़ीद एक्सटेंड किया गया। द प्रोसेस रीच फुल ब्लोन स्ट्रेटजी फॉर एनालाइजिंग, किसके काम की, जब ये नोम चॉम्स्की के पास ये चीज़ें आई तो उसने उसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया, नोम चॉम्स्की के वर्क। नोम चॉम्स्की ने एक सेंटेंस लिखा था नाजिया, उसने सेंटेंस लिखा, कहता है द कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, ठीक है। अब मुझे बताएं कि अगर देखा जाए इसको ग्रामेटिकली, इसकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखा जाए इस सेंटेंस के, और इसके सिमेंटिक स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो सिमेंटिक स्ट्रक्चर भी ठीक है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, यहाँ पे हमें प्रैग्मेटिक की स्टडी, क्योंकि इसने एक नई डिमेंशन दे दी नोम चॉम्स्की ने। उसने कहा भाई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और सिमेंटिक स्ट्रक्चर अगर ठीक भी हो सब, तब भी चीज़ों की समझ नहीं आती। देखें, कहता है बताएं मुझे इसकी क्या सेंस मिलेंगी। द कलरलेस ग्रीन आइडिया स्लीप फ्यूरियसली, कहता है कि सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ग्रामर कहता है ग्रामर के रूल से ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नहीं इसका कोई निकल रहा। क्या मीनिंग, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आई ईट चाय, मैं चाय खा रहा हूं, मैं कहूंगा तो यही चाय पी रहा हूं। चाहे मैं कहता हूं आई ईट टी, इज इट रॉन्ग और करेक्ट, इज इट रॉन्ग, Wrong sentence. इज इट, या इट्स रॉन्ग बिकॉज इट्स नॉट गिविंग गुड सेंस। इसकी सेंस कोई समझ नहीं है, क्योंकि चाय तो खाई नहीं जाती, चाय तो पी जाती है। तो वी टेक टी, हम उसके लिए हमारे पास एक वर्ब है जो इस्तेमाल करते हैं टेक का। तो इस तरह बाज़-औक़ात लैंग्वेज ग्रामेटिकल और सिमेंटिक और हर लेवल पे ठीक होने, स्ट्रक्चर लेवल पे भी ठीक होती है। स्ट्रक्चर लेवल ठीक है, ग्रामेटिकल लेवल ठीक है, सिमेंटिक लेवल ठीक है, स्टिल इट्स रॉन्ग। उसके लिए हमें फिर प्रैग्मेटिक की स्टडी की ज़रूरत पड़ी, उसको कहते हैं कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। वो भी मैं आपको बताऊंगा इन फ्यूचर कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या, कैसे हम फिर डिराइव करते हैं। एक मिसाल और देता हूँ, शी लव्स हर बॉयफ्रेंड। अब यहां पे हर बॉयफ्रेंड जो है ये अब 2-3 मीनिंग दे रहा है। मतलब एक तो वो अपने ही बॉयफ्रेंड से प्यार करती है, या वो अपनी किसी सहेली के बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। अब हर जो यहाँ पे 2 मीनिंग यहाँ पे आ गए। जब तक आपको कॉन्टेक्स्ट का पता नहीं है, आप इसका मीनिंग ठीक ड्राइव नहीं कर पाओगे।
फिर हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ी, उसे कहते हैं प्रैग्मेटिक। ये भी हम किसके अंदर स्टडी करते हैं? लिंग्विस्टिक के अंदर। साउंड स्ट्रक्चर और मीनिंग, ठीक है। अब मीनिंग के अंदर हम एक सिमेंटिक को स्टडी करते हैं और एक हम किसको स्टडी करते हैं? प्रैग्मेटिक को। अभी हम स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं लिंग्विस्टिक के। स्ट्रक्चर के अंदर क्या दो चीज़ें आती हैं, एक मॉर्फोलॉजी जिसको हमने स्टडी कर लिया पहले, और दूसरा सिंटैक्स। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं ये सिंटैक्स है, अपने माइंड में रखिएगा। द प्रैक्टिस कहता है कि द प्रैक्टिस इज नॉट वाइड स्प्रेड, मोस्ट ट्री स्ट्रक्चर इम्प्लॉयड रिप्रेजेंट द सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस और प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द आईसी एनालिसिस। अब आईसी एनालिसिस में कोई मसले मसाइल भी थे। आईसी एनालिसिस एक लिमिटेड बड़ा था, कंडीशनल सेंटेंस को नहीं एडजस्ट कर पा रहा था। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामलात थे जिसमें आईसी एनालिसिस जो है दैट वाज टोटली फेलियर। इवन सम लिंग्विस्ट दे इवन स्टार्टेड लेबलिंग इट, उन्होंने लेबल भी करने शुरू कर दिए। मतलब ये क्या, कैसे एनालिसिस करता था? ऐसे बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। चाहे आप ब्रैकेट के अंदर कर लो ऐसे, ठीक है, या आप ऐसे कर लो कि एक चीज़ है उसको दो में डिवाइड कर लें। जैसे मैं ग्रेसफुल को कर रहा हूँ तो मैं ग्रेस और फुल ऐसे कर दूँ, मज़ीद आगे नहीं हो रहा तो यहाँ पे रोक दूँ। ऐसे बाइनरी फॉर्म में ये क्या हो रहा था, ऐसे चलती, ऐसे ट्री डायग्राम ऐसे बनते इसके, ठीक है। लेकिन देयर वर सम लिमिटेशंस, देयर वर सम प्रॉब्लम टू एनालाइज द प्रोसेस ऑफ रिजल्ट। आईसी एनालिसिस कैन हाउएवर बी greatly based upon whether one choose a constituent relations of phrase structure grammar, constituency grammars or dependency relation। कि आप किस तरह इसको एनालाइज करते हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता था। ये देखिएगा जरा, कहता है इट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट द सेंटेंस इज जस्ट नॉट अ लीनियर स्ट्रिंग ऑफ वर्ड बट सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ ग्रुप। अब जो आईसी एनालिसिस है, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस है, ये आपको क्या बताता है कि आप ये ना समझो कि एक लीनियर फॉर्म में एक ऐसे ही सेंटेंस होता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कोई सेंटेंस लिख देता हूँ ऐसे लीनियर क्या होता है? इस फॉर्म को वर्टिकल फॉर्म ये होती है, ये लीनियर फॉर्म है। तो सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है ना, ऐसे दिस इज अ बॉय, शी इज गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह के सेंटेंस ऐसे लीनियर फॉर्म में होते हैं। वो कहते हैं जी लीनियर फॉर्म में कोई चीज़ अगर पड़ी हुई है तो आप उसे ये ना समझें कि बस ये लीनियर फॉर्म में लिखी हुई है तो बस इसका यही, उसके अंदर बहुत सारे लेवल होते हैं, मॉर्फीम, मॉर्फोलॉजिकल लेवल, सिंटैक्टिक लेवल, और मज़ीद उसको आप बहुत सारे सेंटेंस जो हैं उससे फॉर्म कर सकते हैं। इट बेस्ड ऑन द नोशन दैट सेंटेंस इज जस्ट नॉट अ लीनियर स्ट्रिंग ऑफ वर्ड बट अ सीक्वेंस ऑफ कंपोनेंट, अ ग्रुप ऑफ वर्ड। कहता है दीज ग्रुप ऑफ वर्ड आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, नियर एंड डियर, शी इज गोइंग टू स्कूल। अब ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, ठीक है। और या कोई सेंटेंस आप बोल लें, शी मेट मी नियर द डोर। तो अब ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें हैं जो जिनसे ये मिलके बनी है। इसके अंदर फ्रेज भी होंगे, इसके अंदर वर्ब भी होगा, इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट भी होगा, कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज भी होगा, इसके अंदर नाउन फ्रेज भी होगा, वर्ब फ्रेज भी होगा, प्रपोजिशनल फ्रेज भी होगा। ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है कि ये ब्रिक्स हैं और ये मिल के एक फॉर्म करते हैं किसको? सेंटेंस को। दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इनको कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। व्हेन दे आर ज्वाइंड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइंस दे आर सेड टू बी द कंस्ट्रक्शन विद ईच अदर। जब हम इनको हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या करते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, तो इनको कहते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। भाई मैंने आई हैव कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस, आई हैव रिटन सेंटेंस, आई हैव कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस, आई हैव फॉर्म्ड सेंटेंस। अब देखें ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और लीनियर एक चीज़ है। ये लीनियर, ये मैंने जो लाइन ऐसे जो हम बना रहे थे, ये वर्टिकल जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल फॉर्म में। और ये ज़्यादा, ये भी पैराडिग्मेटिक और सिंटैग्मेटिक रिलेशन में देखा जाता है। द कंस्ट्रक्शन एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन दीज कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सक्सेसिव अनरेवलिंग शोइंग। अनरेवल का मतलब होता है शो करना, ऑफ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ द। मतलब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस है हमारे पास और ये मेन नोड है उसका, और उसके अंदर से एक नोड निकला,
ठीक है, और ये फिर उसके बाद इससे आया, फिर मैंने इससे मज़ीद और निकाले और ये निकाले और ये ऐसे निकाले और ऐसे निकालता गया, और ऐसे जो इसके अंदर दो दो निकल रहे हैं ऐसे आगे सेंटेंस, ये सारे उसके क्या हैं, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो जो सबसे फाइनल आएगा बच जाएगा उसे हम कहेंगे अल्टीमेट कॉन्स्टिट्यूएंट। अंडरस्टैंड? Yes. द सेंटेंस इज कट इनटू टू पार्ट्स, अगेन इनटू टू पार्ट्स, यानी हम उसे दो में काटते हैं, फिर उसे दो में काटते हैं, सो ऑन और सो फोर्थ, जहाँ तक अल्टीमेट पे नहीं पहुँच जाते। दिस कंटिन्यूड टिल द स्मॉलेस्ट मार्फिम इज अराइव्ड, और यहाँ तक कि हम स्मॉलेस्ट मार्फिम पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, देख लें। अ यंग गर्ल विद एन अम्ब्रेला चेस्ड द बॉय। अब इसको मैं पहले तो दो में बांटूंगा, मैंने इसको देखें दो में इसको मैंने ब्रेक डाउन कर लिया। एक मैंने अ यंग गर्ल विद एन अम्ब्रेला, एक तो मेरे पास ये इसका पार्ट बन गया, एक क्या बन गया, चेज द बॉय, ठीक है। अ यंग गर्ल एक मैंने बना लिया, विद अम्ब्रेला ये दूसरा, ठीक है। इसको मजीद अब देखें, ये था, ये लेबलिंग नहीं थी इसके अंदर। अब कौन सा नॉन फ्रेज है, कौन सा वर्ब फ्रेज है, अब नाजिया हमें इसमें पता नहीं चल रहा, लेकिन बाद में एक लिंग्विस्ट आएगा वो इसको लेबलिंग दे देगा, तो फिर थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन जो है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। अब देखें, आ यंग गर्ल, आ जो है हमारा डिटर्मिनर है, यंग गर्ल क्या है, वो हमारा क्या है, यंग हमारा एडजेक्टिव है, और ये गर्ल क्या है। देखें लेबलिंग नाम नहीं इसको अभी दिया गया, जस्ट बॉक्स में आपको एनालाइज करके दिखाया गया। ये है आईसी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। फिर उसके बाद विद एन अम्ब्रेला, विद जो प्रेपोजिशन है हमें पता है, ये आपने अपने मतलब आपके माइंड में होना चाहिए। एन अम्ब्रेला क्या है, ये डिटर्मिनर है, अम्ब्रेला क्या है, इसका नाउन है, एन अम्ब्रेला। उसके बाद जी ये चेज्ड है, चेज्ड वर्ब है, और चेज के अंदर दो माफीम है। कैसे? चेज को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो इसके अंदर कितने माफीम है, दो माफीम। एक तो ये फॉर्म है वर्ब की चेज, और एक इसके अंदर जो छुपा हुआ है मार्फीम है, कौन सा, ईडी वाला पास्ट मार्फीम। मैंने आपको बताया था ना कि बाज़ औक़ात क्या होता है कि मार्फ एक होगा लेकिन उसके अंदर मार्फीम दो होंगे, जैसे ये चेज्ड ही है। अब चेज्ड को अगर मैं इसकी फिजिकल फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन दूं तो ये सिर्फ एक ही शक्ल अपनी दिखा सकता है, लेकिन इसके मार्फीम दो हैं। कैसा, कौन कौन सा मार्फीम, एक ईडी वाला और एक इसकी जो एक पूरी फॉर्म है वर्ब की। मैंने बताया कि मार्फीम इज़ अ मिनिमल मीनिंगफुल कंट्रास्टिव यूनिट ऑफ ग्रामर। उसके बाद द बॉय डिटर्मिनर है, और ये क्या है, उसका नाउन है, यानी ये नाउन है और ये क्या है, उसका डिटर्मिनर है। होप यू गॉट द पॉइंट। अब नीचे देखें, एक और मिसाल दी हुई है, मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। अब यहाँ पे इसको दो तरीके हैं लिखने के। एक तो आप इनको वर्टिकल लाइंस के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में आता है, जो मैंने पीछे लिख के दिया है स्लाइड में वैसे भी लिख सकते हैं आप। वर्टिकल लाइंस कहता है कि अदर वे ऑफ शोइंग द कंस्ट्रक्शंस आर वर्टिकल लाइन। अभी देखें, ये मैंने वर्टिकल लाइन में लिखा है, अगर इसको आप देख सकें, कहता है कि आ यंग, एक आ, उसको मैंने वर्टिकल लाइन में लिख दिया, यानी जो एक ये दो हैं इसको हमने वर्टिकल लाइन में लिख दिया। विद, इसको एक अलहदा से बन रहा है ये मार्फीम। उसके बाद एन अम्ब्रेला, और ये दोनों दो हमने ब्रेक डाउन किए थे, इसको हमने वर्टिकल लाइन में लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद चेज्ड द बॉय, ये भी दो अलहदा थे, यानी आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये जो तरीका ज़्यादा ठीक है इनकी निस्बत, जो सा मर्जी आप अपना लेना। उसके बाद वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ आईसी एनालिसिस दैट इट डज नॉट इंडिकेट द नेचर ऑफ द ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। अब देखें ना, ये नेचर नहीं बताती थी, मतलब क्या है। अब ये नॉन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये कॉम्प्लीमेंटाइजर फ्रेज है, ये कौन सा फ्रेज है ये नहीं बता रही थी। तो बाद में एक हेलिडे आता है, तो हेलिडे क्या करता है, इसको हेलिडे, इसको नाम दे देता है, लेबलिंग दे देता है। द लेबल आर द टू टाइप्स, क्लास लेबल और फंक्शनल लेबल, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ये क्लास कौन सी है, मतलब ये कौन सा है, ये नॉन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है, ये आर्टिकल है, ये डिटर्मिनर है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में दो तरह के वर्ड्स होते हैं, एक होते हैं कंटेंट वर्ड, एक होते हैं फंक्शनल वर्ड। फंक्शनल वर्ड वो होते हैं
कंटेंट वर्ड होते हैं नाउन, ठीक है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये ऐसे वर्ड हैं जिसमें हर साल बल्कि बहुत सारे अजाब हर दिन कोई ना कोई नया ऐड होता है कंटेंट वर्ड। लेकिन फंक्शनल वर्ड वैसे ही रहते हैं। मतलब कौन से फंक्शनल वर्ड हैं? प्रेपोजिशन, कंजक्शन। जब से आप देखे पढ़ रही हैं इंग्लिश, ये कंजक्शन वही हैं। जब से आप पढ़ रही हैं प्रेपोजिशन वही हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन, कंजक्शन और आर्टिकल, ये आपके कौन से वर्ड होते हैं? इनको कहते हैं फंक्शनल वर्ड। इसने क्लासेस दे दी भाई, इसकी ये जो सेंटेंस के अंदर क्या क्लासेस आएंगी, इसको लेबलिंग इसकी कर दी हैलिडे ने। तो इसने थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया इसी को, आईसी एनालिसिस को। फंक्शन लेबल्स आर सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, कि ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये और वर्ब काम कर रहा है, ये बतौर क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट आया है। इतना अंडरस्टूड है? यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं जितना हमने पढ़ा है? No, sir. वेरी गुड। Sir, one question I want to ask. जी, Sir, what's the need of this IC analysis? What's the benefit of this IC analysis? exactly. The benefit of IC analysis is that you are able to analyze sentence. You will be able to learn how to form sentence, how where is ambiguity. Even you will be able to know we are talking about we are talking about at contextual level, at semantic level. You will be able to know. आपको ये भी पता चल जाता है कि हम, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि she loves her boyfriend, तो अगर आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ये एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है, वो एम्बिगुटी जो है वो निकालने में हमारी मदद करता है ये इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट एनालिसिस। इवन फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, इवन स्ट्रक्चर, ये जो ग्रामर होती है, स्ट्रक्चरल ग्रामर होती है, ये हमारी मदद करती है इस एम्बिगुटी को दूर करने के लिए। इसके ऊपर हम एक लेक्चर रखेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये एम्बिगुटी आपकी निकाल सकती है जब हमारे सामने एक एम्बिगुअस सेंटेंस आ जाता है। जैसे वो मैंने आपको वही बताया कि यहाँ पे वो बतौर सब्जेक्ट आई है चीज़, बतौर ऑब्जेक्ट आई है। ये सारे बेनिफिट हैं इसके कि आपको उसके एनालिसिस का पता चल जाता है।